नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस। आज हम बात करेंगे इतिहास के पहले लेसन के जो एमसीक्यू हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये 20-22 क्वेश्चन है पहले लेसन से संबंधित एमसीक्यू टाइप में हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है एमसीक्यू, और 20 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है एमसीक्यू सीरीज़। तो शुरू करते दोस्तों कि पहला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी की सभ्यता को निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों इसका पहला आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग, हड़प्पा संस्कृति। तो दोस्तों हमें इस पर क्विक रिवीजन करना है, और जो इसकी डिटेल जो वीडियो होगी, हम जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस जब करेंगे इसमें हम इस चीज़ को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अभी एमसीक्यू है तो एमसीक्यू को उसका एग्जैक्टली आंसर हम उसी समय दे लेंगे। जो इसका एक्सप्लेन वीडियो आएगा वो वीडियो आपको 8 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उससे संबंधित आपको उसमें इसके डिटेल एक्सप्लेनेशंस मिल जाएगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों के अनुसार संस्कृति शब्द के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह पुरानी वस्तु का समूह जो एक विशिष्ट शैली का होता है। यानी पहली बात क्वेश्चन समझो, ये बोल रहा है पुरातत्वविदों का मतलब होता है कि जो पुरानी वस्तु के जो जानकार होते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो नोट भी डाउन भी कर लो। इस शब्द का मतलब क्या होता है? पुरातत्वविदों का मतलब होता है जो पुरानी वस्तु के जो जानकार होते हैं, जो इतिहासकार, जो पुरानी वस्तु की जानकार अच्छे से समझ रखते हैं, तो उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। विद यानी विद्वान, पुरानी वस्तु से संबंधित जो विद्वान हैं उनके अनुसार संस्कृति शब्द के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि क, यह पुरानी वस्तुओं का समूह जो एक विशिष्ट शैली का होता है। ख, यह एक भौगोलिक क्षेत्र में होता है। ग, यह एक कालखंड में होता है। यह अलग अलग सभ्यताओं से संबंधित होता है। घ, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर घ। ये ध्यान रखो कि पुरातत्वविदों के अनुसार संस्कृति शब्द के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? घ कथन सत्य है। यह अलग अलग सभ्यताओं से संबंधित होता है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के काल का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सा किया गया है। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे का बताता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ख बोलता है 2000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच। और ग बोलता है 2600 से 2000 ईसा पूर्व के बीच, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है आंसर क, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। क्या है, जो आपका लेसन है ना बच्चों, उस लेसन के अंदर मेजर जो पार्ट दिया गया है वो 2600 से 1900 के बीच में बताया गया है। ये हड़प्पा सभ्यता का एक मैच्योर, या कह सकते हो परिपक्व या आधुनिक हड़प्पा सभ्यता का कालखंड था। अगर हम इसको और भी चीज़ों से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता को 3 कालखंडों में बांटा जाता है, जैसे 3200 से 2600। देखो यहाँ पे 0 है। 3200 से 2600, 3200 से 2600, 2600 से 1900 और 1900 से 1300। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो कालखंड है, ये जो लेसन में आपको बताया गया है, जो कि सांस्कृतिक तौर पे काफ़ी डेवलप हो चुका था, तो हड़प्पा सभ्यता का ये जो कालखंड है 2600 से 1900, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हड़प्पा सभ्यता थी। इस कालखंड के अंदर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारी संस्कृति जो है अपने उत्कृष्ट स्तर पर थी, बहुत ही बेहतर स्तर पर पहुँच चुकी थी। तो ये वाला आपका आंसर जो है, इसका आंसर 2600 से 1900 है, आंसर का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता 3 कालखंडों में बांट कर देखी जाती है, 3200 से 2600, 2600 से 1900 और 1900 से 1300। जो 2600 से 1900 है, ये एक परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की ओर इशारा करता है।
इसी से संबंधित, ये इसी कालखंड से संबंधित आपके लेसन में बताया गया है। यानी आपका लेसन जो है परिपक्व या आधुनिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बताया गया है। तो आपको ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मूर्तियाँ और रेखांकन से निम्नलिखित में से किस जानवर की जानकारी प्राप्त होती है। मूर्तियाँ और रेखांकन से निम्नलिखित में से किस जानवर की जानकारी प्राप्त होती है। देखो, हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के मूर्तियों का मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ। ठीक है, तो जो मूर्तियाँ थी वो किस जानवर की ओर इशारा करती है, किस जानवर को बताती है, दर्शाती है। तो पहला क है गाय, ख है बकरी, घ है वृषभ या घ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग यानी वृषभ। अगर आप इतिहास का पहला लेसन खोलोगे तो पहले ही पृष्ठ पे ये एक जानवर छपा होगा और वो वृषभ, आप देखोगे भी, उसे पढ़ोगे भी तो वृषभ ही लिखा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, जो मिट्टी से बना हुआ रेखांकन जो किया गया जानवर है वह एक तरह से जानकारी प्राप्त मिलती है, वह जानवर है वृषभ से संबंधित। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन चौथा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पांचवा, अधिकांश हड़प्पा स्थल किन क्षेत्रों में स्थित थे। आपको ये बताना है कि ये जो हड़प्पा स्थल था ये किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे। अधिकांश यानी अधिकतर हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा किस क्षेत्र तक फैला हुआ था। अधिकांश का मतलब आधे से ज़्यादा, अधिकांश का मतलब क्या होगा, आधे से ज़्यादा। हड़प्पा स्थल यानी जो जगह है, हड़प्पा जो जगह है वो आधे से ज़्यादा किन स्थानों क्षेत्रों तक फैला हुआ था। तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इसका क है शुष्क क्षेत्र, ख है उपजाऊ क्षेत्र, ग है पहाड़ी क्षेत्र व घ है अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो आपका दोस्तों क्या आंसर होगा, आप वीडियो को रोक कर कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर इसका आंसर देखें तो आंसर घ है अर्ध शुष्क क्षेत्र। शुष्क का मतलब होता है दोस्तों सूखा क्षेत्र, जहाँ पे नमी, मिट्टी में नमी की कमी पाई जाती है, जहाँ पे फसल उत्पादन कम होता है। आधा क्षेत्र ऐसा था हड़प्पा सभ्यता का जहाँ पे सूखा था यानी शुष्क था, ड्राई था। तो आधा क्षेत्र कैसा था बच्चों हड़प्पा सभ्यता के अंदर, वो था शुष्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर घ अर्ध शुष्क। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सही काल निर्धारण क्या हो सकता है। यानी हड़प्पा सभ्यता का सही काल निर्धारण क्या हो सकता है। 2500 से 1800, क्या मैंने अभी ये बताया था, नहीं। 3200 से 2600, क्या ये मैंने बताया था, गा 2600 से 1900 पूर्व ईसा पूर्व, या 3500 से 2800 ईसा पूर्व। आपका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर इसका सही आंसर जानना है तो इसका सही आंसर है ग। क्या है बच्चों, आंसर ग 2600 से 1900 ईसा पूर्व। मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता जो है 3 कालखंडों में बांटी गई है। 3200 से 2600, 2600 से 1900, ये बच्चे 0 है, और 1900 से 1300। देखो अगर हम बात करते हैं ये 3 कालखंड में हड़प्पा सभ्यता बटी हुई है। इन तीन समय के अंदर हड़प्पा सभ्यता थी। और अगर हम बात करते हैं आपके लेसन में मेजर पार्ट किसके बारे में बताता है, ये है 2600 से 1900 के बीच में। यानी ये है एक परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी जिसमें हड़प्पा सभ्यता ने काफ़ी ज़्यादा विकास करा था, विकसित हड़प्पा सभ्यता थी। उस समय की यानी तत्काल समय की एक आधुनिक, यानी जो एक तरह से चरम स्तर होता है एक नगर का, शहर का, वो 2600 से 1900 वाले कालखंड में हड़प्पा सभ्यता का देखा गया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। पहला कालखंड क्या है 3200 से 2600, फिर से बता रहा हूँ। दूसरा कालखंड 2600 से 1900 है और 1900 से 1300 है तीसरा कालखंड। अब आपको ये जानना है कि ये तीन कालखंड है क्या। देखो 3200 से 2600 आप मान सकते हो शुरुआती हड़प्पा सभ्यता है। यानी आप इसे ऐसा मानो कि एक जीवन है, एक मनुष्य है, उसका जीवन है।
अगर वो पैदा होता है तो वो अपनी बाल अवस्था में रहता है, उसकी परिपक्वता कम होती है, अनमेच्योर होता है। तो हड़प्पा सभ्यता भी जब उसकी शुरुआत हुई थी तो वो अनमेच्योर था, ज़्यादा परिपक्व नहीं था। तो वो कौन सा कालखंड है? 3200 से 2600 वाला। परंतु वही बच्चा जब वो बड़ा होता है, उसकी मानसिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा विकास होता है, वो समझदार होता है, सही फैसले ले पाता है, अपने जीवन से संबंधित अपना विकास करता है, अपने आप को विकसित करता है। तो एक जवानी का जब समय होता है बच्चे का, एक जवानी का समय जब होता है एक जीव का, मनुष्य का, तो उस कालखंड के अंदर आप पाओगे हड़प्पा सभ्यता भी थी। इस कालखंड के अंदर 2600 से 1900 ये जो कालखंड है, इसमें हड़प्पा सभ्यता के द्वारा बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो ये लेसन में बताया गया है। आपका पूरा जो लेसन है ना हड़प्पा सभ्यता का, जो ईंटें मन के जो अस्थियां हैं, ये इसी यानी 2600 से 1900 से ही संबंधित है। तो बार बार यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आपको ध्यान देना चाहिए आपके एग्जाम से संबंधित 2600 से 1900 यही करेक्ट आंसर होगा। बाकी एक और ध्यान रखना चाहिए, अगर थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वो तीन ये पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता के कालखंड कौन से हैं। तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए, 3200 से 2600, 2600 से 1900 और 1900 से 1300। ये आपको अच्छे से एक क्रमबद्ध तरीके से समझ में भी आना चाहिए, और आपको जिस समय ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में उसे आपको आंसर लगाना भी आना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बस क्वेश्चन नंबर है 7वां, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इंडिकेशन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? कुछ इसके अंदर ऑप्शंस है। ऑप्शन का 1921, ऑप्शन ख 1924, ऑप्शन घ 1922 या ऑप्शन घ 1945। आपको सोचने का मौका देता हूँ, 1 2 3 10 सेकंड के लिए आप सोचिए। आप वीडियो रोककर कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर होगा आंसर क 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। तो दोस्तों आपको 7 क्वेश्चन इसके बारे में समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस की क्या जानकारी है, ये क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में दिखे तो आपको सही आंसर जरूर दिखना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल सटीक आपको आने चाहिए एग्जाम में। देखते ही आपका आंसर बिल्कुल लग जाना चाहिए एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ये जो खोज करी गई है किसे क्रेडिट दिया जाना चाहिए, इसमें ये पूछने की कोशिश कर रहा है। आपसे वो जानकारी लेना चाहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है अगर करी है तो किसको क्रेडिट दिया जाए। तो दोस्तों REM व्हीलर, जॉन मार्शल या SN राव, ये इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। या रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी या जॉन मार्शल, खा को दिया जाना चाहिए क्रेडिट। या फिर जनरल कनिंघम, REM व्हीलर या दयाराम साहनी, गा को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। या फिर घा रखालदास बनर्जी, SN राव या REM व्हीलर। इनमें से किस को आप कहोगे कि सही माने में खोजकर्ता थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? आपको मैं 6 सेकंड देता हूं, आप सोचें और इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आपने अपना जवाब दे भी दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ख, रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल। 1924 के अंदर आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, और 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, और 1924 के अंदर जॉन मार्शल के द्वारा पूरी दुनिया को ये बताया जाता है कि भारत के अंदर एक ऐसी सभ्यता प्राप्त मिली है, खोज करके मिली है, जो दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसके अगर हम देखें कि इस सभ्यता के जो समकालीन थी, वो सभ्यताओं में से एक थी, क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है, ये क्वेश्चंस जो है अच्छे लग रहे होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की? पूरे विश्व को किसने बताया कि भाई दुनिया के अंदर, अभी मैंने बताया है इसका, अभी जो 8वां क्वेश्चन है इसी को थोड़ा सा मैंने बताया था। 1924 के अंदर जॉन मार्शल के द्वारा पूरी दुनिया को बताया गया था कि भारत के अंदर एक ऐसी सभ्यता की खोज की गई है जो पूरी दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो इसके समकालीन सभ्यता, समकालीन मतलब जो उस समय, जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी उस समय मेसोपोटामिया सभ्यता भी थी। तो इसके बारे में मैं 8वें क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो पूरे विश्व को बताने वाले कौन है कि सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की गई है? तो सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? आंसर होगा घ, जॉन मार्शल, 1924। तो दोस्तों आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ये मैंने 8वां जो क्वेश्चन था उसमें समझा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक थे? यानी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के पुस्तक के लेखक कौन है? एक बुक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है, इसके बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है। आपको 7 सेकंड देता हूं, आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आंसर ग, S.N. राव। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा S.N. राव। क्वेश्चन नंबर 11, है निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे? यानी भारत के अंदर ऐसे कौन पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल DG कौन थे? तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस का अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन ख हेरोल्ड हरग्रीव्स, ऑप्शन घ दयाराम साहनी, ऑप्शन घ जॉन मार्शल। क्या हो सकता है इसका आंसर? 7 सेकंड में आपको देता हूं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी भोजन कैसे प्राप्त करते थे? ये पूछना चाहता है आपसे कि जब जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी तो वो भोजन किन तरीकों से प्राप्त करते थे? क्या तरीके थे जिससे वो भोजन प्राप्त करते थे? किन चीज़ों से वो अपना पेट भरते थे या भोजन लेते थे? ऑप्शंस है का पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों से जिनमें मछली शामिल है, या फिर विदेशों से खाद्य पदार्थ मंगाते थे, यानी दूर देशों से खाने की चीज़ें, खाद्य यानी खाने पीने की चीज़ें मंगवाते थे, समुद्री जीवों पर निर्भर थे, या केवल जानवरों का शिकार करते थे? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो सकता है? जवाब दीजिए। 7 सेकंड देता हूं, 7 सेकंड। तो ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा क, पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, यानी जो भी पेड़ पौधों से चीज़ें मिल रही हैं, फल फूल कंदरा जो भी थे उनसे, या फिर जानवरों से जिनमें मछली भी शामिल है, इनसे जो है हड़प्पा सभ्यता जो निवासी थे वो अपना खाने की पूर्ति करते थे, ये इनका भोजन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से अनाज हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं? सही विकल्प को चुनें। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? विकल्प का ज्वार, गेहूं और बाजरा, क्या ये सही है? ख गेहूं, जौ और चावल, क्या खा सही है? ग मटर, दाल, चावल, क्या गा सही है? क्या घ ग्वार, मूंगफली और दाल, क्या ये सही है? आपका सही आंसर क्या है? 7 सेकंड में आप बताने की कोशिश कीजिए, या आप कमेंट कर सकते हो वीडियो को रोककर। तो ठीक है, इसका आंसर होगा आंसर ख गेहूं, जौ और चावल। यानी आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी हड़प्पा स्थल आ जाए ना, हड़प्पा स्थल से जो अनाज मिले हैं वो अनाज कौन से दोस्तों? गेहूं मिला है अनाज में,
जौ मिला है अनाज में, और चावल जौ चावल और गेहूँ ये सब हड़प्पा की जगहों से मिला है। दोस्तों मैं आपको मैप भी करवाऊंगा। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 नंबर का पूछा भी जाता है। और ये जो जगह बता रहा है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, ठीक है, ये सारी लोकेशंस भी पता चल जाएगी तो आपको और जानकारी जो है बढ़िया हो जाएगी। ठीक, इसे मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको जब मैप करवाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों की हड्डियां हड़प्पा स्थलों से मिली हैं? ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी हड्डियां हड़प्पा जगहों से स्थान से मिली हैं? भेड़, बकरी, भैंस, सूअर का खा, हाथी, गैंडा, भैंस या बंदर और बंदर खा, या फिर ग सांड, गाय, भैंस या सूअर, या घ नील गाय, तेंदुआ और हिरण। ये आपको मैं 7 सेकंड देता हूँ सोचने का, विचार करने का। हो सकता है तो आप कमेंट करके वीडियो को रोक कर सकते हो। मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हो। इसका आंसर होगा क। भेड़, बकरियां, भैंस, सूअर, इन सब की हड्डियां कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा स्थल से मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस जानवर की आकृति रेखांकित की गई है? ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, क्योंकि अधिकतर जो जानवर की आकृति दिखी है वो कुछ इसका बता रहा है ऑप्शंस, हाथी, ख गाय, घ वृषभ या घ बैल। इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर होगा ग। क्या? ग। वृषभ जो है अधिकतर, आपको अगर पूछे ना तो 100 में से 75% तो यही चांसेस होंगे कि वृषभ ही एक ऐसा जानवर है जो अधिकतर चित्रों में दिखा है। अगर ना सूझ रहा हो तो आपको वृषभ ही लगा कर आना, ये तो तुक्के वाली बात होगी, परंतु फिर भी आपको चीज़ों को ध्यान से पढ़ के जाने। कुछ और भी जानवरों की आकृति दिखती है, परंतु वृषभ ही अधिकतर जानवरों उसमें दिखा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वृषभ ही आंसर इसका होगा अगर वो आकृति पूछता है जानवरों से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ग इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत का मतलब होता है कि जहाँ पे खेती करते हैं ना, ऐसे खेत जहाँ पे खेती करने के लिए बीज डाले जाते हैं, ऐसे जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका क ऑप्शन है हड़प्पा, ख ऑप्शन है राखीगढ़ी, ग ऑप्शन है लोथल, या घ ऑप्शन है बनावली। इसका सही क्या आंसर होगा बच्चे, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घ बनावली। यानी जो जुते हुए खेत मिले हैं कहाँ पे? हड़प्पा स्थल पर। ये जुते हुए खेत कहाँ मिले दोस्तों? घ यानी बनावली। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि बनावली के अंदर, बनावली हड़प्पा स्थल का ही हिस्सा है, हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थल पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, इसका आंसर है घ बनावली। क्वेश्चन नंबर 17, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा के समय किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से, क्या बच्चे? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, चुनकर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, जैसे क है हड़प्पा, ख है राखीगढ़ी, ग है लोथल, या घ है बनावली। इसका सही आंसर क्या होगा 17वें का? जल्दी बताइए। 17वें का सही आंसर है घ। क्या बच्चे? 17वें का सही आंसर है घ यानी बनावली। ये भी बनावली यानी हड़प्पा कालीन जगहों पे, हड़प्पा कालीन समय में यहाँ पर क्या मिले हैं? मिट्टी से बने हल मिले हैं, तो इसका आंसर क्या है? घ। अब बात पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18, सिंचाई के लिए नहरों के कुछ अवशेष हड़प्पा कालीन, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंचाई के लिए नहरों के कुछ अवशेष, यानी सिंचाई के लिए नहरों के कुछ अवशेष यानी कुछ हिस्से हड़प्पा कालीन किस स्थल से, यानी हड़प्पा के समय से किस जगहों से
प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनकर बताइए। बनावली हरियाणा के अंदर है, ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि बनावली कौन से राज्य में है? हरियाणा में। ठीक है। ख राखीगढ़ी हरियाणा, लोथल जो कि गुजरात में है, या घ शोरतघई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शोरतघई अफगानिस्तान। तो कहाँ पर हड़प्पा कालीन किस स्थल से प्राप्त हुए हैं जो कि किससे संबंधित है? नहरों से संबंधित। अच्छा, एक और बात, नहर जो होती है मानव निर्मित होती है, मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि नदियां जहाँ नहीं जाती हैं तो नदियों के कुछ हिस्से को मोड़कर नहर के क्या कहते हैं गड्ढा खोद कर नदी का यानी नहर बनाई जाती है। तो ये मानव निर्मित होती है अधिकतर, तो वैसे प्राकृतिक जो होती है वो नदियाँ होती हैं। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र हो सकता है जहाँ पे पानी की ज़रूरत होगी? अच्छा, अगर इसमें से देखा जाए सबसे सूखा स्थान कौन सा हो सकता है? क्या अफगानिस्तान सूखा है जहाँ पे पानी की कमी है? हरियाणा है क्या? हरियाणा है या फिर गुजरात है? आप सोचिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? देखो, अगर आप, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। बिल्कुल इसका आंसर घ ही होगा, शोरतघई अफगानिस्तान, क्योंकि ये सूखा स्थान है, यहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे मिट्टी में नमी कम है, तो इसलिए यहाँ पे नहर पहुँचाई जाती है। नहर जो है मानव निर्मित होती है, मनुष्य के द्वारा क्या कहते हैं नहरें बनाई गई होंगी, तो उसके कुछ अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? शोरतघई से। ये तो बहुत अच्छे से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ पे पानी की कमी होगी तो वहाँ पे नहरें ले जाई गई होंगी। तो नहर ले जाने के लिए कौन सी सही जगह होगी? जहाँ पे सूखा एरिया होगा, और सूखा एरिया कौन सा है? अफगानिस्तान, जो कि शोरतघई, अफगानिस्तान में एक जगह है शोरतघई। ये आखिरी बिंदु है क्या कहते हैं हड़प्पा स्थल का। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा स्थल के निम्नलिखित शहरों में से हड़प्पा स्थल के निम्नलिखित शहरों में से कौन से शहर में विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, जहाँ पे बहुत बड़ा, एक तरह से बहुत बड़ा नहाने का जगह थी, ठीक है, जो कि अनुष्ठान, धार्मिक पूजा पाठ, क्रियाकलाप के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो कहाँ पाया गया है? लोथल में, कालीबंगन में, नागेश्वर में, या मोहनजोदड़ो में? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा घ। क्या बच्चे? घ, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी है और एक बहुत बड़ा स्टोरेज भी है, जहाँ पे खाने पीने की सामान भी रखा जाता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनमें से एक है मोहनजोदड़ो के अंदर विशाल स्नानागार, यहाँ पे लोग नहाते हैं। आप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिए, आज के समय में भी हमारे क्या कहते हैं धार्मिक जीवन के अंदर पानी का या नदियों का कितना बड़ा महत्व है। आप देखो, छठ पूजा होती है या गणेश विसर्जन होता है तो हम नदियों को बहुत ही ज़्यादा पूजते हैं। तो एक टाइम ऐसा भी था हड़प्पा सभ्यता के समय में, तो कुछ ना कुछ ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा लेसन जो है अनुमान पे ही चल रहा है दोस्तों। इसमें कुछ हम ये नहीं कह सकते कि एक्यूरेट क्या कहते हैं यही बिल्कुल सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम ये मान सकते हैं कि उस समय पानी को लेकर उनके लिए एक धार्मिक महत्व था, पानी को वो धार्मिक महत्व से जोड़कर देखते थे। तो एक सार्वजनिक जगह थी जहाँ पे लोग जो सार्वजनिक जहाँ पे नहाने जाते थे, या फिर आप कह सकते हैं पूजा पाठ करने जाते थे। जैसे हरिद्वार जो है, नदी को नहाने जाते हैं लोग, उसे अपना धर्म से जोड़कर देखते हैं। तो उसी प्रकार स्नानागार था जो कि धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़कर देखा जाता था। तो इसका सही आंसर तो आपको समझ में आ ही गया है कि जो विशाल स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो में उपस्थित था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो विशाल स्नानागार था वो धार्मिक लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ था, ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है। इसमें सच्चाई क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि अभी तक हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जिसकी वजह से हम अनुमान ही लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोग विनिमय के लिए बांटों के प्रयोग करते थे। विनिमय समझ में आता है, लेन देन, ठीक है। अब आप मान के चलो, अभी आप भी घर से जाते हो कुछ सामान खरीदने के लिए, तो पैसे दे के बदले में सामान लोगे, और सामान भी लोगे तो उसे वो तोल कर लोगे, उसकी क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि हड़प्पा के लोग विनिमय के लिए, लेन देन के लिए बांटों का प्रयोग करते थे। यानी आज के टाइम में तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गई हैं, चीज़ों को तोल कर इलेक्ट्रॉनिक तराजू पे तोल कर दिए जाते थे। उस समय भी हड़प्पा सभ्यता में भी यही चीज़ें होती थी, ठीक है। तो मेजर किया जाता था, तो तोला जाता था, तो बाटों को प्रयोग करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पाकालीन बाटों में नहीं थी? अब ये क्या बोल रहा है? ये बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे,
खा बोल रहा है ये किसी भी तरह के निशान रहित घनाकार होते थे। गा बोल रहा है इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी थे, ये बाट लोहे के बने होते थे। इसमें से सही आंसर, इसमें से हड़प्पा कालीन बाटों में नहीं थी। विशेषता कौन सी नहीं है, ये ध्यान रखना बच्चों, जब भी क्वेश्चंस देखो तो क्या है और क्या नहीं है इस पर जरूर ध्यान रखना। ये बोल रहा है क्या नहीं थी विशेषता, तो इसके अंदर विशेषता घ, ये बाट लोहे के बने हुए थे, ये गलत है। ये चट नामक पत्थर से बने हुए थे, ये बाट किससे बने हुए थे, चट पत्थर से बने हुए थे। तो लोहे जो हैं 16 महाजन पद जो कि दूसरी शहरी सभ्यता है उसमें हमें पाया गया था ढंग से। तो इस पहली जो शहरी सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता थी उसमें लोहे की कमी थी, तो इसलिए ये जो बाट थे लोहे से तो नहीं बने हुए थे। तो इसका आंसर 20 का आंसर घ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये समय खत्म होने वाला है। मोहनजोदड़ो में बस्ती के 2 भागों में विभाजित किया, यानी मोहनजोदड़ो जो है 2 भागों में बांटा गया था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचा बनाया गया था। पुरातत्वविद, मैंने फिर पहले ही बताया था, पुरातत्वविद का मतलब होता है दोस्तों पुरानी वस्तुओं के जो जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं। ठीक है, जो ऐतिहासिक तौर पे ऐसी वस्तुएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करके जो स्कॉलर्स होते हैं, वो हिस्टोरियन जो होते हैं, वो एक तरह से पुरातत्वविद भी होते हैं। उनकी कैटेगरी में हिस्ट्री के क्या कहते हैं ब्रांच में एक पुरातत्वविद की भी एक ब्रांच होती है। तो इन्हीं का क्या नाम दिया गया था, यानी क्या बोल रहा है कि जो मोहनजोदड़ो में तो जो दो बस्ती पाई गई थी, जो बांटी गई थी, एक तो छोटा था जो ऊंचाई पे बना था और दूसरा कहीं अधिक बड़ा था लेकिन नीचा बनाया गया था। तो पुरातत्वविदों ने इन्हें क्या नाम दिया था, तो इन बस्तियों के क्या नाम थे, ऊंची बस्ती या निचली बस्ती, निचला शहर या ऊपरी शहर, या दुर्ग और निचला शहर, या ऊपरी दुर्ग या निचला दुर्ग। इसका आंसर क्या होगा 21 का, सही बताइए आप। इसके 21 का आंसर होगा ऊपरी दुर्ग और निचला शहर। क्या बच्चे, ऊपरी दुर्ग और निचला शहर, इसका सही आंसर यही होगा। तो दोस्तों 21 का आंसर घ है, ऊपरी दुर्ग और निचला शहर। कुछ ऐसा बना होता था, ये ऊपर जो है वीआईपी लोग रहते थे और जो नीचे जो थे सामान्य बस्तियां यानी आम जनता रहती थी। जो ऊपर था इसे दुर्ग कहा जाता था, और जो ये वाला हिस्सा दुर्ग है बच्चे। और ये जो निचला है, जो नीचे दिख रहा है ना, ये ढाल पे नीचे जा रहा है, ये वाला हिस्सा जो है निचला शहर। क्या बच्चे, निचला लिखा है नहीं जा रहा, ठीक है, आप समझ तो गए होंगे। ठीक है, निचला शहर और दुर्ग, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 22, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में पाई गई ईंट एक निश्चित अनुपात की थी। ईंटों के आकार क्या थे, आपको ये बताना है। क्या 1:2:3 थी, ख क्या 2:3:4 थी, ग क्या 3:4:5 थी, घ 1:2:4 थी। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर घ है। क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर घ, 1:2:4। इसको आप ऐसे मान सकते हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, कितनी लंबाई थी, चौड़ाई थी, ऊंचाई थी। तो इस अनुपात में जितनी भी हड़प्पा सभ्यता के स्थान थे ना, वहाँ पर एक ही समान तौर पर ईंटें पाई जा रही थी। ये अपने आप में बड़ा मैनेजमेंट वाला काम था कि एक व्यक्ति का ही ऐसा काम हो सकता है। माना जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जो मैनेज कर रहा था पूरी हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को, वो बताने की कोशिश कर, वो एक तरह से एक ही तरह से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि अगर मान के चलो कि अलग अलग राजा होते, जगह जगह अलग अलग हड़प्पा स्थलों पे अलग अलग राजा होते या मैनेजर होते, तो क्या ये मुमकिन था कि एक जैसी ईंटें मिलेंगी? नहीं, क्योंकि हर किसी का मानना विचार एक दूसरे से अलग हो सकते। तो हो सकता था कि अगर वो अलग अलग राजा या मैनेजर होते तो हड़प्पा स्थल से एक जैसी ईंटों का अनुपात एक जैसा नहीं मिलता। परंतु इसमें क्या हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कोई सा भी जगह चलिए, कोई सा भी, लोथल चले जाइए, क्या कहते हैं कालीबंगन चले जाइए, बनावली चले जाइए, नागेश्वर चले जाइए, बालाकोट चले जाइए, अगर यहाँ पर आप देख रहे हो ना ईंट, तो ईंट का अनुपात सब जगह एक ही समान होगा।
जो कि आपने देखा कि 1:2:4, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण वाली बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति था, मास्टरमाइंड था, जो इस हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को प्लान कर रहा था, यानी बहुत ही अच्छा नियोजन करता था, प्लान करने वाला था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर घ है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा शहरों की अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली, सड़कें और गलियां थी। यह किस पद्धति पर आधारित थी? ये पूछ रहा है कि जो भी यहाँ पर नियोजित जल निकास प्रणाली थी, यानी जो प्लान करके, प्लानिंग होती है ना हर चीज़ की, मैंने बताया ना ईंटों को भी किस तरह से प्लान करके बनाया गया था कि सभी हड़प्पा स्थल से, जितनी भी हड़प्पा स्थल थी सब जगह से एक ही जैसी ईंटें पाई जा रही थी। तो यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि भैया कि ये जो जल निकासी प्रणाली थी ना, जो सिस्टम था, जो ड्रेल सिस्टम था, जो वाटर ड्रेल सिस्टम था, ड्रेन सिस्टम था, वो सड़कें या फिर गलियां जो थी वो किस पद्धति पर आधारित थी, ये एक बताने की कोशिश करा है। क्योंकि ये वेल प्लान, बहुत ही बढ़िया तरीके से, प्लान तरीके से बनाई गई मोहनजोदड़ो की जगह थी। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है बहुत ही प्लान करके बनाया गया था। तो जिनमें से ये बोल रहे हैं कि जो नियोजित जल निकासी प्रणाली, नियोजित का मतलब होता है प्लान करके, जल निकासी का मतलब होता है कि जल को निकालना, निकासी यानी निकालना, यानी बहुत ही प्लान करके जल को निकालने वाली प्रणाली थी। यहाँ पर सड़कें भी थी और गलियां भी थी। तो यह किस पद्धति पर आधारित थी? इसका आंसर होगा ग्रिड पद्धति। मैंने पहले ही बता दिया आंसर इसका, परंतु इसका आंसर क्या होगा? ग्रिड पद्धति। यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चे? ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, जो कि एक दूसरे को समकोण काटती थी। आज भी आप देखो हमने कितना ही नया कर पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता आज से हजारों साल पहले थी, उस समय ग्रिड पद्धति चलती थी और आज भी हम ग्रिड पद्धति पे ही जी रहे हैं। क्या हमने कुछ नया कर पाए? ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो आप इस समय मेरी बात सुन रहे हो, आप जिस गली में रहते हो वो गली जो है आगे की सड़क से मिलती होगी, और जो गली है, गली के जो किनारे जो नालियां हैं वो भी, जो नाली है गली से निकल के बाहर जो रोड है उससे क्या कहते हैं, नाले से मिलती होगी। यानी मान के चलो ये जो है, मान के चलो ये जो गली है और इसके साथ में ये क्या कहते हैं, नाली है, ये वाली नाली है, ये आगे जो रोड है इस पे कटती होगी। तो जब ये कटती है ना बच्चे, देखो नहीं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे, सॉरी 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे भी। जब ये 90 डिग्री का कोण बनता है तो दोस्तों समझ में आने वाली बात है कि आज भी हम उसी मेथड में जी रहे हैं जो आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्वेश्चन नंबर 24, विद्वानों ने मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी मानी है? कि जो मोहनजोदड़ो था उसमें कुएं कितने थे, कुल कितने कुएं थे? आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर घर घर के अंदर, मोहनजोदड़ो के अंदर घर घर के अंदर भी कुएं मिलते थे। अब ये क्यों मिलते थे, जब मेरी एक्सप्लेन वीडियो आएगी, क्वेश्चन जब 8-8 नंबर के मैं समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो उसमें आराम से समझ में आ जाएगा। अभी इतना परेशान मत हो, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको एक नंबर के क्वेश्चन को डील करने आना चाहिए। फिर भी मैंने बहुत सारा समझा दिया, 35-38 मिनट की वीडियो हो गई है। तो कुल इसके अंदर जो आंसर है, इसका आंसर होगा 700। क्या बच्चे? विद्वानों ने मोहनजोदड़ो के अंदर कुओं की कुल संख्या कितनी मानी है? 700 मानी है। 25वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, इस वीडियो का। तो पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त लघु पात्रों को दुर्लभ अथवा महंगी वस्तुओं में गिना है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो से जो चीज़ें मिल रही है ना, लघु पात्र यानी जो छोटे बर्तन होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन थे, जो छोटे बर्तन थे, वो दुर्लभ है। दुर्लभ शब्द का मतलब होता है जो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। यानी आपने देखा कि हर किसी के हाथ में, जैसे आज का सिनेरियो देखो, आज का समय देखो, क्या आज के टाइम में हर किसी के पास में ऐसे गैजेट्स हैं जो बहुत महंगे हैं? नहीं। आप देखोगे कि एप्पल फ़ोन भी लोगों के, हर किसी के पास एप्पल फ़ोन नहीं है। तो जिसके पास जो नया सीरीज़ है, जो एप्पल फ़ोन है, वो हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है। जो फरारी कार है वो हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है। या जो दुनिया में सबसे महंगी चीज़ें हैं वो कुछ ही लोगों के हाथों में हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ ऐसे ही चोंचलेबाजी हुआ करती थी। सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, परंतु आपके समझने के लिए, कि आपको समझ में आना चाहिए कि उस समय भी लोग
अपने आप को थोड़ा दिखाने के लिए समाज के अंदर तो कुछ ऐसी चीज़ें रखते होंगे जिससे लोगों को दिखा सके कि हाँ भाई हमारे पास भी ये वस्तु है, जिससे उनका एक रुतबा उस वस्तु से जोड़कर देखा जाता था, जो उनका स्तर दिखाता था कि ऐसी दुर्लभ, यानी ऐसी दुर्लभ का मतलब जो मिलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा स्थान जो एक स्थान से मिलना बड़ा मुश्किल है परंतु उसे बाहर से मंगाया जाता था, तो ये दुर्लभ हो गई और महंगी वस्तु में गिना गया था। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ऐसी वस्तुएं जो मिलना बड़ा मुश्किल है, अगर मिल भी जाती हैं तो वो बहुत महंगी होती है, जाहिर सी बात है। जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती उसकी दाम तो महंगे होंगे ही। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि दुर्लभ अथवा महंगी वस्तु में गिना है। तो इन लघु पात्रों को बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी वो कौन सा पदार्थ है जिससे बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों, क्या तांबा होगा, क्या पीतल होगा, क्या सोना होगा, क्या फ्योंस होगा? इसका सही आंसर होगा फ्योंस। इस फ्योंस जो है एक तरह से एक सिंबल था, एक ऐसा सिंबल जो स्टेटस बताता है कि भाई हम अमीर हैं। समाज के अंदर कुछ लोगों को एक तरह से इंडिकेट करता है कि भाई इनके पास ये सामान है, तो इस समाज के बड़े इज्जतदार, बड़े सेठ लोग हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में भी अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट था, सामाजिक विभिन्नताएं थीं। तो आपको यहाँ पे समझ में आता होगा कि ये फ्योंस एक ऐसी वस्तु है जो दुर्लभ है, जो मिलना बड़ा मुश्किल था परंतु कुछ लोगों के पास मिलता था, और जो मिलता था तो बड़ा महंगा मिलता था। तो ऐसे लघु पात्र होते थे। इन पात्रों के अंदर जो है एक तरह से पदार्थ, तरल पदार्थ डाला जाता था। ये तरल पदार्थ सुगंधित होता था, जो कमरे को एक तरह से आप मान सकते हो कि एयर फ्रेशनर के लिए काम करता होगा। तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो फ्योंस जो है ना, अपने आप में एक दुर्लभ अथवा महंगी वस्तु हुआ करती थी। जो लघु पात्र, लघु का मतलब होता है छोटा, पात्र का मतलब होता है क्या कहते हैं, बर्तन, ठीक है। तो छोटा बर्तन हुआ करता था जो कि मिट्टी से बना था, तो जो कि फ्योंस हुआ करता था, जो कि दुर्लभ महंगा हुआ करता था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जो क्वेश्चंस थे 25 आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की है। अभी मैं जब इनके जो लॉन्ग क्वेश्चंस लाऊंगा उससे बहुत डिटेल से समझाऊंगा, और फिर उसके बाद में इस सीरीज़ को मैं आगे चलाऊंगा, ठीक है। ये पहले लेसन के जितने भी MCQs हैं, जितने भी 8 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो भी 2-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं उससे कवर करेंगे, इसका क्या कहते हैं मैप कवर करेंगे, और साथ साथ जो भी इस लेसन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों से, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी रीच बन सके। बस इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।